हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल जेई एग्ज़ाम में। गाइस, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम भारत रत्न विजेताओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए भारत रत्न विजेता बहुत बड़ी एक तरीके से बहुत बड़े लीडर होते हैं जिनके बारे में हर एक एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बेसिकली अपने नॉलेज के लिए भी इनके बारे में पता होना चाहिए। सो गाइस, जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। आज हम 3 भारत रत्न विजेताओं के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। जिन चैनल को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके गाइस, तो गाइस आज भारत रत्न में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट 3 लीडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ इनका कब 14 नवंबर 1889 को हुआ था। डेट ऑफ है ना 1964 की इनकी डेथ हुई थी। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। पहले प्राइम मिनिस्टर थे ये, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मतलब बहुत सारे बार लीडर रहे हैं ये, ठीक है। अब देखो गाइस, बात करें यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारी बातें गलत तरीके से बोली जाती है, कही जाती है, लेकिन मैंने जितना इनके बारे में पढ़ा है मुझे ये बातें शायद गलत ही लगती है, क्योंकि बहुत बड़े लीडर थे और इन्होंने कभी भी भारत के बारे में गलत नहीं चाहा। ठीक है, अब प्रधानमंत्री क्यों ये पहले बने उसके बारे में अपन इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं आगे जब डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, तो गांधी जी से इनके बहुत अच्छे रिश्ते थे एक तरीके से। ठीक है, गांधी जी ने खुद बोला था कि मेरा जो राजनीतिक तरीके से जो उत्तराधिकारी होगा, राजनीतिक उत्तराधिकारी, वो कौन होगा? वो जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। ठीक है, और उस टाइम पे गांधी जी ने कोई बात बोल दी, मतलब वो क्या थी? एक पत्थर की लकीर थी, क्योंकि इतने बड़े लीडर के विरुद्ध में कोई नहीं जाता था। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब और जवाहरलाल नेहरू जी को, तीनों बहुत बड़ी शख्सियत। सो गाइस, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें तो 14 नवंबर को जन्म हुआ था, इसीलिए बाल दिवस मनाया जाता है इनके जन्म में। चाचा नेहरू जी कहते हैं इनको, ठीक है, और 64 में इनका डेथ हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। ठीक है, इन्होंने राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। ठीक है गाइस, 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना को लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का इन्होंने क्या किया? शासन किया। वे आधुनिक भारत के, इनको आधुनिक भारत का लीडर भी कहा जाता है या आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को, क्योंकि 1947 के बाद 64 तक जो इन्होंने काम किया उसकी भी अपन बात करेंगे। ये एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। ठीक है गाइज, ये भी बैरिस्टर साहब थे। इन्होंने, मतलब आप कह सकते हो कि जो वर्ल्ड के अंदर टॉप स्कूल्स और टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ से इन्होंने क्या की? पढ़ाई की थी, क्योंकि इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू साहब था, और मोतीलाल नेहरू साहब कौन थे? एक बहुत बड़े बैरिस्टर साहब थे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद इन्हें पंडित नेहरू भी बुलाया जाता था, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए, यद्यपि नेतृत्व का प्रारंभ बहुत पहले 1941 में ही हो चुका था। ठीक है, कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था किसको? जवाहरलाल नेहरू साहब को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भारत का संविधान 1950 को अधिनियमित हुआ। ठीक है, जिसके बाद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़े लीडर थे, विदेश में पढ़ के आए थे। इनका एक्चुअली क्या था कि जो वर्ल्ड जियोग्राफी थी या वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी उन पे अच्छा खासा दबदबा था। ठीक है, इस वजह से कह सकते हो कि इनको पहला प्रधानमंत्री बनाना एक तरीके से गांधी जी ने फेवर में किया था। ठीक है, वो विदेश नीति में बहुत तगड़े थे। भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, इन्होंने और गुट निरपेक्ष आंदोलनों में बहुत ज़्यादा हेल्प की। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंट्री को हेल्प की भी किया। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों में प्रभुत्व दिखाते हुए 1951, 57 और 62, देख सकते हो आप यहाँ पे 51, 57 और 62 के चुनावों में लगातार जीते। ठीक है, तो अगर ये आप खुद ही सोच सकते हो कि कितने बड़े लीडर थे ये, लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा फेमस थे ये लीडर। ठीक है, इसीलिए चुनाव जीते ये। ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव जीत गए अपनी मतलब डोमिनेंस से तो अगली बार भी हार सकते थे। ठीक है, राजनीतिक संकट 1962 में चीनी युद्ध में, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सो गाइस इनके जीवन के बारे में अपन बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म, ठीक है, कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से ही बैरिस्टर थे। उन्होंने इलाहाबाद में बहुत सारी है ना, वहाँ पे इलाहाबाद जो हाई कोर्ट थी उन्होंने, उसमें बैरिस्टर थे वो। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे, आप देख सकते हो, जो कश्मीरी पंडित थे। तो देखो कश्मीर से तो बहुत ज़्यादा इनका पहले से ही लगाव था एक्चुअली। ठीक है,
मोतीलाल नेहरू सारस्वत कोल ब्राह्मण समुदाय से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हो उनकी माता 2 बार अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी भी नियुक्त हुए। उनकी माता स्वरूप रानी थुस्सू जो लाहौर में एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। ठीक है, वो मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 3 बच्चों में सबसे बड़े थे ये जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, वो दूसरी पत्नी से जन्म हुआ था इनका, और 2 लड़कियां भी थी। अब आपको देखो ये पता होना चाहिए कि बहुत सारों को नहीं पता होता, विजय लक्ष्मी पंडित इनकी पहली मतलब एक सिस्टर थी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इनको अपन बोलते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशंस में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी। उसके बाद बात करें इनकी एक और छोटी सिस्टर थी कृष्णा हटी सिंह। ये क्या थी? ये एक लेखिका थी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें, ये आप पिक देख सकते हो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी का। अब देखो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन में इन्होंने पूरी की। उसके बाद लॉ की डिग्री के लिए आप देख सकते हो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए। ठीक है, देखो इतने टाइम इंग्लैंड में बिताने के बाद वहाँ के कल्चर्स को एक तरीके से भली भांति जान चुके थे और उसमें डल भी चुके थे। लेकिन अब देखते हैं फिर कि यहाँ आने के बाद क्या हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी 1912 में भारत लौटे। देखो ये महात्मा गांधी जी से पहले भारत में लौट गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी जब भारत आए थे तो उनकी एज 46 ईयर थी और इनकी कम थी एक्चुअली। ठीक है, आप देख सकते हो 80-89 से गिन लेना। और इन्होंने वकालत शुरू की भाई साहब। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू जी से हुई। अब देखो इन्होंने वकालत तो शुरू की, लेकिन ये इतने ज़्यादा वकालत में फेमस नहीं हुए, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी बहुत ज़्यादा फेमस थे ऑलरेडी वकालत में। ठीक है, और अब देखो जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। अब देखो ये होम रूल किसने? ये एनी बेसेंट साहब ने शुरू किया था। एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी, और बाल गंगाधर तिलक भी उसमें थे। तो ये भी जुड़ गए आके। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े एग्रेसिव नेता थे उस टाइम पे। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में कब शुरू हुई? जब द ग्रेटेस्ट लीडर महात्मा गांधी जी उनके संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे? रोलेट एक्ट 1919 में, आपको पता है रोलेट एक्ट क्या था? कि किसी ब्रिटिशरों ने बना था, किसी को भी जेल में डाल सकते हो आप बिना कुछ बताए, और 2 साल तक आप कुछ कह भी नहीं सकते किसी से कि हमें जेल में क्यों डाला था। ठीक है, महात्मा गांधी सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के खासी आकर्षित हुए थे। ठीक है, नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार परिवार को भी डाल लिया था। अब देखो आप कितने बड़े लीडर थे महात्मा गांधी, जो भी उनको उनके सामने आया उन लीडर को उन्होंने इन्फ्लुएंस करके अपने अंदर शामिल कर लिया। अब भाई साहब ये आए थे इंग्लैंड से, अब ये तो सूट बूट में आए थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा एक मतलब इस तरीके से देख सकते हो आपकी एक आदमी के पास कुछ नहीं, केवल लकड़ी है और कपड़े भी आधे पहने हुए, उस आदमी जब बोलना शुरू करता था तो वो आधे से ज़्यादा लीडर को अपने अंदर इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? देखो आप यहाँ देख सकते हो, पश्चिमी कपड़ों का त्याग, महंगी संपत्ति का त्याग। देखो ये दोनों काम जवाहरलाल नेहरू जी ने साहब ने भी कर दिए। ठीक है, और खादी कुर्ता पहनने लगे, गांधी टोपी पहन ली और निकल गए 1920-1922 में असहयोग आंदोलन कि हम सहयोग नहीं करेंगे गवर्नमेंट का। ठीक है, और कहाँ चले गए? जेल चले गए साहब। ठीक है, अब ये तो कॉमन सी बात थी, जो गांधी जी के साथ आता था उनको जेल जाना फिक्स था यहाँ पे। ठीक है, कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया। ठीक है, अब इनकी राजनीति में शुरुआत अच्छी तरीके से हो गई। वैसे एक बात तो बताओ, मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि वो उनकी फिलोसफी से ये ज़्यादा मैच नहीं खाते थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, चुनाव लड़े भाई साहब, जीत गए। उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्षों तक काम किया। 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग की कमी का हवाला देके छोड़ दिया भाई साहब। ठीक है, नहीं करनी नौकरी। 1926 से 28 तक जवाहरलाल नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव भी रहे। ठीक है, 28 आप देख सकते हो। और 28-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। आप देख सकते हो। अब एक बात और मैंने आपको बताई थी, 1928 में क्या हुआ था? लाहौर का अधिवेशन हुआ था, और लाहौर अधिवेशन में ही कौन अध्यक्ष थे? अभी तो मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी के जस्ट बाद जो अध्यक्ष बने वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे क्या कर दिया? हमें इंडिपेंडेंस चाहिए अब। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अभी आएगा यहाँ पे। उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग कर दी। आप देख सकते हो ये लीडर्स आगे थे यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था? वो बोलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य ही रहे, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हमें यहाँ पे डोमिनेंस मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, हम नहीं चाहते ये जाए। लेकिन गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला फिर यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में अनी ठनी हो गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ? फिर इन्होंने रास्ता निकाला कि हम थोड़ा टाइम देंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया। फाइनली क्या हुआ? नेहरू और बोस ने मांग की थी। ठीक है, और इसको 1 साल कम कर दिया। जैसे गांधी जी ने 20 का रास्ता किया, 2 साल के लिए निकाला था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमें 1 साल के अंदर अंदर आप बताओ कि आपके तरीके से आप चलाओगे आगे या हम अपने तरीके से चलाएं। तो ब्रिटिश सरकार ने इनका कोई जवाब नहीं दिया, आप देख सकते हो।
तो कुछ नहीं हुआ। दिसंबर 29 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस मतलब आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस समय जो अध्यक्ष थे भैया पार्टी के, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। और जवाहरलाल नेहरू साहब तो पहले ही ठने हुए थे। उन्होंने बोल दिया नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई ब्रिटिश यहाँ पे नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1930 को भैया लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला, झंडा को फहरा दिया और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को क्या बोल दिया? इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया। इसलिए आज भी अपन 26 जनवरी को अपना मतलब एक तरीके से कानून इन्होंने क्या किया था, जो मोतीलाल नेहरू जी ने कानून बनाया था ना, वो कानून यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन ब्रिटिशरों ने वो कानून नहीं माना। लेकिन हमारा कानून तो रेडी हो गया था एक तरीके से, ठीक है। तो उस तरह आज भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वो डेट हमने चेंज नहीं की थी, याद हो आपको तो। और एक और फैक्ट दे दूं आपको मैं, 26 जनवरी 1946 को अपना कानून बन के रेडी हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को स्टार्ट हो गया था अपना रेडी। और 49 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कानून बन के रेडी हो गया था। और 1950 में अपनों ने क्या किया? 26 जनवरी 1950 को अपनों ने उसको लागू किया था, ठीक है गाइस। वैसे फैक्ट है अलग से। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ? लाहौर में स्वतंत्र भारत का झंडा फहरा दिया और उन्होंने सविनय अवज्ञा, आप इसको देख सो, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू कर दिया था, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े थे फिर ब्रिटिशरों पे। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम 1935, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से क्या हुआ था, उन्होंने चुनाव का आदेश, एक तरीके से चुनाव हुए इंडिया में और कांग्रेस बहुत ज़्यादा तरीके से चुनाव जीत गई थी, ठीक है। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कब कब 1936 और 1937 में चुने गए। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया साहब इनको भी, और 1945 में छोड़ दिया गया था, ठीक है। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके बाद में सारे लीडरशिप ही नहीं देखनी थी। भारत पाकिस्तान आज़ादी के समय उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ जितनी भी वार्ताएं हुई उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई, क्योंकि ये बहुत बड़े लीडर थे उस टाइम पे, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सन 1947 में आज़ादी मिलने पर भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में क्या हुआ? मतदान हुआ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा इशू हो सकता है, सरदार पटेल जी को सर्वाधिक मत मिले थे कि सरदार पटेल हमारे प्रधानमंत्री होंगे, और सेकंड जो मिले थे वो आचार्य कृपलानी साहब को मिले थे। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे द ग्रेट लीडर बीच में आए महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जो 1942 में पहले बोल चुके थे कि मेरा जो राजनीतिक सलाहकार ये होगा, उत्तराधिकारी, वो कौन होगा? भैया जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। तो जैसे गांधी जी ने बोला, भैया इन्होंने दोनों ने अपने सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी जी ने अपना नाम वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गाइस, मैं एक और बात बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ये सही भी था मेरे हिसाब से, कोई गलत नहीं था। क्यों गलत नहीं था? क्योंकि देखो जो सरदार पटेल साहब थे ना, वो यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा किस चीज की थी? उनको बनाया गया था गृह मंत्री साहब। और उनको गृह मंत्री क्यों बनाया गया था? और उप प्रधानमंत्री, दोनों एक ही थे ये, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ठीक है। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास 500 से ज़्यादा रियासतें थी और उन 500 से ज़्यादा रियासतों को मिलाने का काम सबसे बड़ा था। क्योंकि यहाँ पे भारत तो भारत था ही नहीं अभी तक, भारत को तो भारत बनाया ही सरदार पटेल साहब ने था। तो इनको काम सबसे बड़ा दिया गया था कि भैया आप अभी प्रधानमंत्री के मैटर में मत घुसिए, कोई फायदा नहीं उससे, आप पहले भारत को भारत तो बनाइए। फिर इन्होंने क्या किया था? फिर गए ये साउथ में जो निज़ाम थे उनको मनाया, ठीक है, जोधपुर के राजा को मनाया था। तो ये काम केवल न उनको पता था महात्मा गांधी को कि ये काम सरदार पटेल के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की बजाय इनको गृह मंत्री के पद पे बिठाया था, ठीक है गाइस। तो ये एक तरीके से सही था और उनका काफ़ी बिल्कुल सही निर्णय साबित भी हुआ और भारत भारत बना उसके बाद, ठीक है। वो एक अलग बात है, पर सरदार पटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, इनको भी मिला हुआ है, ठीक है। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 500 देशी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया, आप खुद देख सकते हो। और ये काम किसने किया था? सरदार पटेल साहब ने। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है, एक झंडे के नीचे लाना उनको। जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। बाद में बात करें, अब इन्होंने योजना आयोग बनाया। योजना आयोग के बाद आपको पता होगा कि पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी 1951 से, ठीक है। उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हुआ था और कृषि और उद्योग में बहुत ज़्यादा योगदान, आपको पता होगा 1954 के साथ ही क्या अपना सारा काम हीराकुंड डैम बनना शुरू हो गया था, ठीक है। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी अपने ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, उन्होंने 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे बात आती है, नेहरू पाकिस्तान और चीन के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, हुआ क्या था, जैसे कोई भी लीडर होता है वो कोई डिसीजन लेता है, तो वो देखो भारत के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं था इनका। अब जब आदमी डिसीजन लेता है तो वो उल्टा हो सकता है। अब हुआ क्या था 1940 से, जब भी बात करें अपन उसी टाइम की कश्मीर में, जब यहाँ से अपनों ने हरी सिंह जी को मनाया और हरी सिंह अपनों ने भेज दी अपनी आर्मी। लेकिन अपनों ने क्या कर दिया, इस कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले गए, यूनाइटेड नेशन में। हमने सोचा था कि भैया यूएन में जो मेंबर है वो अपना हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने हेल्प करने के बजाय उल्टा ही मैटर पड़ा दिया वो तो, ठीक है। इसलिए ये कश्मीर मुद्दा अभी तक मैटर में हो गया, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने भी गलत नहीं किया, क्या पता ये मैटर को यूएन में नहीं ले जाते, या ये वहाँ पे और आर्मी की
मतलब और लड़ते ज़्यादा और हो सकता है अमेरिका बीच में आ जाता और अमेरिका आके इस मैटर को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देता कश्मीर को। तो अमेरिका ने ऐसा बहुत कंट्री के साथ किया है, तो यहाँ पे भी कर सकता था, ठीक है। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई गलत नहीं चाहता था। और 1962 की बात करें, ये तो पाकिस्तान की बात हुई थी। और 1962 में क्या भाई साहब, इन्होंने पंचशील समझौता साइन किया था। पंचशील समझौता किसके साथ साइन किया था? चाइना के साथ किया था। और चाइना को एक बहुत अच्छा मित्र मानते थे ये, चाइना को ये बोलते थे कि चाइना गलत कर ही नहीं सकता हमारे साथ। लेकिन 1962 में भाई चाइना ने क्या किया, अटैक कर दिया और अक्साई चीन चाइना ने ले लिया। उसका इनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कि उसके बाद इनकी तबीयत खराब होने लगी और 1964 में फाइनली इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इनकी आलोचना क्यों की जाती है, ठीक है। आलोचना की बात करें, बहुत से लोगों का विचार था कि बहुत कम योगदान था इनका स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आदमी मतलब पूरे वर्ल्ड के अच्छे स्कूलों में पढ़ के उसके बाद यहाँ पे आया और उन्होंने महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में आके अपना सब कुछ त्याग के आंदोलन में आ गया, उसको अपन कैसे बोल सकते हैं कि इनका कम योगदान था? एक बहुत सोचने वाली बात है। और तो और छोड़ो, इनके पिताजी ने अपना घर तक दे दिया था, आनंद भवन करके इनका घर का नाम हुआ करता था, आनंद भवन, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कांग्रेस का सेंटर उस टाइम पे हुआ करता था। जिस आदमी ने अपना घर तक दे दिया उस आदमी से आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो गलत है बहुत तरीके से। प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और नेहरू को महात्मा गांधी का, ये सब सारी बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकना। बस इन पे एक और बात का ये आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने क्या किया था, जो बोस साहब थे, ठीक है, नेहरू ने 20 वर्षों तक आईबी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संबंधियों की जासूसी करवाई थी इन्होंने। तो ये एक और यहाँ पे फैक्ट दिया जाता है, बहुत सारी बातें हैं इनके लेखन। अब देखो, ये तो ठीक है केवल ये राजनेता थे, लेकिन ये एक उत्तम लेखक भी थे, ठीक है। राजनीति में इनका बहुत बड़ा ये था। लोकमान्य तिलक एक बहुत बड़े लेखक थे, आपको बताऊं, केसरी करके एक संपाद पत्रिका है, उसकी वो कौन लिखता था? वो लोकमान्य तिलक साहब लिखते थे, ठीक है। और उनके उस लेवल के लेखक थे ये, उत्तम लेखक, ठीक है। और नेहरू जी के स्वभाव स्वाध्यायी थे, ठीक है। और भी बात करें यहाँ पे, और इन्होंने बहुत सारी बार जेल में गए, ठीक है। जेल के लंबे दिनों में इन्होंने क्या किया, ये लेखन का काम इन्होंने काफ़ी टाइम जेल के अंदर ही ये लिखा करते थे। इंदिरा गांधी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने उन्होंने विश्व इतिहास का अध्याय दर अध्याय लिख डाला। आप खुद सोचो, ये क्या करते थे? को इंदिरा गांधी जी इनकी पुत्री थी और इंदिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो नेहरू जी क्या करते थे, टाइम तो दे नहीं पाते थे इंदिरा गांधी जी को, तो ये क्या करते थे, जब जेल में थे तो ये लेख लिखा करते थे। और लेख इसके नाम से लिखते थे, पुत्री को लेख लिखा करते थे, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में थे, इंदिरा गांधी जी क्वेश्चन बहुत पूछती थी, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे देखना, मेरी कहानी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। अब इनके अपन पुस्तकों के बारे में बात करें तो बहुत बड़े लेखक थे। देखो, पिता के पुत्र पुत्री के नाम 1929, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा था इन्होंने। फिर इसकी एक बुक बनी थी पूरी, विश्व इतिहास की झलक, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी, भारत की खोज, हिंदुस्तान, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस बुक है, 1945, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है गाइस। We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventures. There is no end to the adventures that we can have if only we seek them into our eyes. ठीक है, तो आंखें खोल के देखो, बहुत अच्छी दुनिया है, ठीक है, और उसे जियो। ये कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो सर गाइस, आप अब देख सकते हो उनके बारे में, क्या आपके क्या विचार है, ये आपके विचार हो सकते हैं, बट थोड़ा सा पढ़ने के बाद अपने विचार बनाओ। क्योंकि केवल न्यूज़ देख के अपने विचार नहीं बनना चाहिए कि गांधी जी ने ये किया था, गांधी जी ने वो किया था, क्योंकि मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया था। हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, थोड़ी पर्सनल लाइफ में इश्यूज सबके होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भारत के लिए किया वो कोई छोटा नहीं था, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ के बीच में नहीं आना चाहिए। द नेक्स्ट लीडर, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और सबके आइकॉन, क्योंकि मैं एज ए इंजीनियर हूँ तो मेरे तो ये आइकॉन है ही है। द ग्रेटेस्ट लीडर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया साहब, ठीक है, द ग्रेटेस्ट इंजीनियर, ठीक है। और आज इंजीनियर डे मनाया जाता है इनके बारे में, ठीक है। आप देख सकते हो इनका जो बर्थ हुआ था, ठीक है, उसको किसमें, इंजीनियर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हो कितने बड़े लीडर होंगे, ठीक है। अब इनके बारे में अपन बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। 1860 में पैदा हुए थे और 1960 द ग्रेटेस्ट लीडर। इनसे पूछा गया था भैया इतने साल कैसे जिए, इन्होंने जवाब दिया था, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। 100 ईयर ये साहब जिए थे, ठीक है। और एक और बात बताऊंगा, 92 ईयर के साल में ये साहब, 92 ईयर की एज में भाई साहब ये काम पे गए थे। आप अंदाज लगा सकते हो, 92 ईयर की एज में भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के अभियंता और राजनीतिक थे। अभियंता किसको? इंजीनियर को बोला जाता है। 1955 में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। भारत में उनका जन्म दिवस अभियंता दिवस इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इनकी बात करें अपन, विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर कर्नाटक में हुआ था, ठीक है।
15 सितंबर 1861 को तेलुगु परिवार में हुआ। इनके पिताजी श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम विकाचम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। पिताजी इनके विश्वेश्वरैया ने प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान से ही पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या एक बात बता दूं कि शायद इनके 14 वर्ष की आयु या पाँच ऐसा कुछ वर्ष की आयु में ही इनके पापा का निधन हो गया था एक्चुअली। तो उसके बाद इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, शायद एज 14 थी, ठीक है। उसके बाद इनको क्या देखो यहाँ पे लिखा है ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ा। 1881 में इन्होंने बीए की परीक्षा में अव्वल स्थान, भैया बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ये थे, अव्वल थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको छात्रवृत्ति वगैरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। और छात्रवृत्ति किसने दी साहब? मैसूर सरकार की मदद से। और जहाँ गए वहाँ टॉप किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने, ये आज की बीई की परीक्षा है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होती थी? एलसीई और एफसीई होती थी। 1883 में ही भैया इन्होंने इंजीनियरिंग की बीई की डिग्री ले ली थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बीई डिग्री मिली, महाराष्ट्र सरकार ने इनको नासिक में सहायक इंजीनियर के पोस्ट पे भेज दिया। अब देखो यहाँ पे क्या, इस एक बार कुछ भारतीयों और अमेरिका को, अब देखो यहाँ पे एक बात थी, ये अमेरिका और भारतीयों को कुछ ऐसे चल रहा था, फैक्ट्रियों में कार्यप्रणाली देखने को भेजा गया। 75 फीट ऊपर सीढ़ी थी इनको, और इन्होंने बोला कि अगर इसको मशीन को देखना है तो 75 फीट की सीढ़ी पे चढ़ जाओ आप। और जैसे ही आदमी को बोला गया, वो 75 फीट की सीढ़ी जैसे ही चढ़े, फटाक से चढ़ के फटाक से उतर गए। और लोग देखते रह गए। केवल 3 लोगों ने ये काम किया था, आप देख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, लीडर ही ऐसे थे। आप देख सकते हो, केवल यहाँ पे लिखा होगा, देखो वह व्यक्ति कोई नहीं, डॉक्टर है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं लिखा होगा, केवल 3 लोगों ने ही इस कार्य को अंजाम दिया था। दक्षिण भारत के मैसूर कर्नाटक को एक विकसित और समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में इनका अभूतपूर्व योगदान है, ठीक है गाइस। आज जो हम कर्नाटक देखते हैं वो कर्नाटक किसी और की नहीं, केवल इन्हीं की देन है, ठीक है। और कृष्ण सागर डैम, उस टाइम का द लार्जेस्ट डैम कृष्ण सागर डैम किसने बनाया था? विश्वेश्वरैया साहब ने बनाया था, ठीक है। इनको एमपी के नाम से भी जाना जाता है, और कर्नाटक का भागीरथ भी इनको कहा जाता है। और देखो केवल इंजीनियर नहीं थे भैया, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनका बहुत जबरदस्त था। बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की थी। आप खुद सोच सकते हो, एक इंजीनियर ने बैंक की स्थापना कर दी थी, ठीक है। वो केवल 32 वर्ष के थे, और उन्होंने सिंधु नदी से सुखपुर कस्बे को पानी की पूर्ति भेजने का प्लान तैयार कर दिया था, ठीक है गाइस। तो सभी इंजीनियरों को पसंद आया था जो इन्होंने किया था। एमवी ने एक नए ब्लॉक सिस्टम, अब देखो ये सबसे काम की चीज़ है, ब्लॉक सिस्टम। इन्होंने क्या किया था? देखो अपन डैम बनाते ही है, तो डैम में देखो जो डैम होता है ना, उस डैम का सबसे ज़्यादा काम क्या होता है? पहले तो बहुत सारे काम होते हैं। एक तो इरिगेशन पर्पस में यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, फ्लड को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। उस टाइम पे क्या होता था? फ्लड बहुत आते थे, ठीक है। और कर्नाटक मैसूर में भी भाई साहब फ्लड आते ही रहते थे, ठीक है। तो पूरा खत्म एक तरीके से हो चुका था उस टाइम पे भी। तो फिर वहाँ के मैसूर के राजा ने बुलाया, उन्होंने बोला भैया कुछ करो, ठीक है। तो इंजीनियर तो थे ही ये। और उस टाइम पे देखो इन्होंने ब्लॉक सिस्टम बनाया। उस ब्लॉक सिस्टम में क्या, इन्होंने गेट बनाए। और गेट बनाने के इन्होंने गेट बना के क्या किया, उस गेट को हम चाहे तब खोलेंगे, जितना पानी हम चाहेंगे उतना स्टोर करेंगे। और उस वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और इस काम को न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में एक तरीके से मतलब ये प्रख्यात हुए थे इसी काम को लेके, ठीक है। और विदेशों में इनके काम को यूटिलाइज किया गया बाद में, ठीक है। तो देखो एमवी कौन? मदन मोहन, ये अपने विश्वेश्वरैया साहब ने एक ब्लॉक सिस्टम इजाद किया, स्टील के दरवाजे बनाए जो बांध के प्रवाह को रोकेंगे। आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जाती है, आप देख सकते हो। विश्वेश्वरैया ने मूसा नदी, जहाँ पे हैदराबाद है, वो ईसा नदी की नदियों को पानी को बांधने का प्लान तैयार किया। और उन्होंने मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया। आप देख सकते हो मैसूर में बुलाया, भैया महाराष्ट्र में बहुत हो गया, आप मैसूर में आइए, मैसूर के लिए काम कीजिए, क्योंकि थे तो वहीं के ये, ठीक है। उस समय राज्य की हालत काफ़ी बदतर थी, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फैक्ट्रियाँ थी नहीं। तो इन्होंने फैक्ट्रियों का भी काफ़ी निर्माण किया। मैसूर में कृष्ण राज सागर डैम बनाया, ठीक है। इंजीनियरों ने मोर्टार तैयार किया, क्योंकि उस टाइम पे सीमेंट भैया यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, तो मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत था। 1912 में विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान, देखो ये आप देख लेना, दीवान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, दीवान उस पर्टिकुलर जिले का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैसूर एक पूरी बहुत बड़ी रियासत थी, तो वहाँ पे उनको मतलब चीफ मिनिस्टर बना दिया। इन्होंने ये कहाँ तक किया, ठीक है। इन्होंने उसके बाद देखो 1918 के करीब तक इन्होंने क्या किया, ये वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे, और इन्होंने बहुत सारा काम किया, एजुकेशन के काम में बहुत सारा काम किया, ठीक है। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की, पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, ठीक है, जो मैसूर विश्वविद्यालय है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज इन्होंने बढ़ाया। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि स्कूलों में 4500 से बढ़ के 10,500 कर दिए, और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ गई, ठीक है। तो आप ये पूरा देख सकते हो। उसके बाद और बात करें, इन्होंने बहुत ज़्यादा जापान व इटली की मदद से बहुत ज़्यादा क्या, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इनको पता था कि भैया भारत में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ
हो पाएगा। विश्वेश्वरैया दीवान के पद से 1918 में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद इन्होंने भद्रा नदी में बाढ़ आने जाने से भद्रावती स्टील फैक्ट्री बंद हो गई, उसके बाद इनको बुलाया गया। अब देखो भद्रावती बंद हो गई तो उसके बाद क्या, वहाँ पे जो हेड थे ना फैक्ट्री के जनरल, वो कौन थे, अमेरिकन थे। उनको बोला भैया कब तक ये मैटर सोल्व दोगे, उन्होंने बोला 6 महीने चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा 6 महीने बहुत ज़्यादा है, इन्होंने हटा दिया अमेरिकन आदमी को, इन्होंने अपने आदमी वहाँ पे रखे और इन्होंने वहाँ पे फिर से शुरू किया काम, ठीक है। आप ये देख सकते हो पूरा तुरंत हटाकर भारतीय इंजीनियरों को रखा। आप यहाँ ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट फैक्ट्री शुरुआत करने का सपना संजोए हुए थे 1935 में बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत बड़ी कंपनी आज की, ये इसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है, ठीक है। तो देखो गाइस, हीराकुंड और अन्य कई बांधों का जो निर्माण हुआ था 1954 में हुआ था, लेकिन उनका पहले से इन्होंने खाका तैयार कर दिया था एक तरीके से। तो गाइस जितना भी कंस्ट्रक्शन आप देखते हो भारत के उस टाइम पे, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि सारा का सारा इन्हीं की निगरानी में हुआ था, इनके बिना कोई कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार हुई थी, आपको पता 1951 में। तो उसके बाद क्या, हीराकुंड डैम बना, ठीक है। और भी बहुत सारे ये जो भिलाई प्लांट है, ठीक है, और ये 2-4 प्लांट थे ना, रूस भिलाई भिलाई प्लांट थे, ठीक है, उड़ीसा के अंदर में राउरकेला प्लांट था। तो ये सारे प्लांट उसी टाइम पे बने थे। उसके बाद देखो इन्होंने बुक लिखी थी, आपको याद होनी चाहिए, 1920 में उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। 1920 में कौन सी बुक लिखी थी, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया। एक तो ये आपको याद होनी चाहिए। 1935 में प्लांट इकोनॉमी, तो आप देख सकते हो रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, सिविल इंजीनियर का काम, प्लांट इकोनॉमी किसका काम, फाइनेंस मिनिस्टर का काम, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हो 98 वर्ष की आयु में भी भाई साहब प्लानिंग पर एक किताब लिख रखे थे। आप देख सकते हो 101 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी, 98 वर्ष में भी लिख रहे भाई साहब। 1955 में अभूतपूर्व जनहित उपलब्धियों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान 1955 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। और 100 साल की जैसे इनकी एज पूरी हुई थी, डाक टिकट भी जारी की इनके नाम की। उसके बाद बात कर सकते हैं, देखो 1952 में पटना गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु पुल का निर्माण हो रहा था, उसके संबंध में गए भाई साहब, और 92 वर्ष की उम्र में गए थे, ठीक है। और आप देख सकते हो एक लाइन लिखी हुई है, तपती धूप थी और साइट पर काम करना संभव नहीं था, ठीक है। इसके बावजूद वह साइट पर पैदल ही निकल गए और लोगों को हैरत में डाल दिया। इतने बड़े लीडर थे ये, ठीक है। विश्वेश्वरैया ईमानदार, त्याग, मेहनत इत्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था जो कार्य जो भी हो, लेकिन वह इस ढंग से किया जाए कि वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो। तो इस हिसाब से वो सोचा करते थे। बाकी उनके बारे में देखो यहाँ पे एक बात और फेमस है, ठीक है। ये मैं क्या डायरेक्ट आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एक बार क्या हुआ था, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ठीक है, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो वहाँ पे देखो अभी इनकी जो वेशभूषा थी वो आप देख सकते हो, बिल्कुल इंडियन कल्चर्स में रहते थे ये, ठीक है। तो वहाँ पे अंग्रेज बैठे थे कुछ, तो वो अंग्रेज सोच रहे थे बैठे बैठे क्या था, मूर्ख आदमी है शायद, ये बोल ही नहीं रहा था, ऐसे गंभीर बैठा था, कुछ सोच रहे थे। और उन्होंने क्या किया, अचानक से उठ के जंजीर खींच दी ट्रेन की। अब जंजीर खींच दी तो भैया वहाँ पे टीटी भाई साहब आए, उन्होंने पूछा भैया क्यों खींची आपने, किसने खींची, तो उन्होंने बता दिया। उन्होंने बताया देखो ऐसा है कि कुछ ही फीट पे इस ट्रेन से थोड़ा आगे जाके ट्रेन की पटरी पे आप जाइए और देखिए वहाँ पे एक ट्रेन की पटरी के जो अपन बोलते हैं ना कि डिफरेंट जो रेल्स होती है, ठीक है, उनको रेल्स बोला जाता है। वो रेल्स ज्वाइन होती है अलग अलग, ठीक है, एक रेल्स तो बनती नहीं है, वो रेल्स ज्वाइन होती है, वो ज्वाइंट टूटा हुआ है। तो ये गए भैया टीटी साहब आगे, उन्होंने देखा बोल्ट ही नहीं है वहाँ पे लगे हुए। तो इतने बड़े लीडर थे, उन्होंने पूछा भैया आपको ये कैसे पता। उसके बाद में देखो यहाँ पे बात की हुई है कि मैंने खींची है। उसके बाद देखो मेरा अनुमान है कि एक फलांग दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा आपको कैसे पता, उन्होंने बोला मैंने अनुभव किया है साहब, ठीक है, उन्होंने अनुभव किया और देखा गया तो ऐसा था। फिर भैया गार्ड ने पूछा, उनकी प्रशंसा होने लगी क्योंकि कितने लोग बच गए। गार्ड ने पूछा आप कौन है, उस व्यक्ति ने कहा मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। और तब तक ये साहब ऑलरेडी विश्वविख्यात हो चुके थे। जैसे लोगों को पता चला अरे भैया ये तो विश्वेश्वरैया साहब है, आप सब ने मुझे देखो तो सब नाम सुन के सब स्तब्ध रह गए, ठीक है। दरअसल उस समय देश डॉक्टर में विश्वेश्वरैया की ख्याति फैल चुकी थी, लोग उनसे क्षमा मांगने लगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का उत्तर था आप सब ने मुझे जो भी कुछ कहा मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। तो इस इतने बड़े लीडर थे, ठीक है। तो आप इनके बारे में बाकी और भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि जलाशय का काम इन्होंने सबसे कृष्णराज सागर है ना, देखो कृष्णराज सागर जो बांध है उसमें एक गार्डन है, उस गार्डन का नाम है वृंदावन सागर गार्डन। कभी मौका मिले तो इस गार्डन को देखना, ठीक है, बहुत बेहतरीन गार्डन है ये। यहाँ पे ये मैंने कुछ फोटोस आपको यहाँ पे दिखाई हुई है इस गार्डन की, ठीक है। ये कृष्ण सागर डैम है, ठीक है। और इस कृष्ण सागर डैम के जस्ट पास में एक गार्डन है, आप देख सकते हो लाखों लाखों लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के फोटोज वहाँ पे हैं। अब देखो यहाँ पे इनकी बुक्स हैं, इनके बारे में पूछा जाता है, विश्वेश्वरैया रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद मेमोरीज ऑफ वर्किंग लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कॉज एंड क्योर, ब्रीफ मेमोरी ऑफ माई कंप्लीट वर्किंग लाइफ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद 5 ईयर प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग। तो इनके बारे में ये 2 बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, एक रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो गाइज ये था विश्वेश्वरैया के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
द ग्रेट लीडर, द ग्रेटेस्ट लीडर डॉक्टर भगवान दास के बारे में। ठीक है, इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि हम पढ़ना पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, बात ये कह सकते हैं, लेकिन इतने बड़े लीडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों थे, कहाँ थे, कैसे थे। ठीक है, डॉक्टर भगवान दास 12 जनवरी 1869 को, ठीक है, पैदा हुए थे और 18 सितंबर 1958 तक ये जिए। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक और कई संस्थाओं के संस्थापक। आप देख सकते हो कई संस्थाओं के संस्थापक, ये बहुत बड़ी बात है। अब उनको कैसे, एनी बेसेंट था, डॉक्टर एनी बेसेंट साहब, ये आयरिश लेडी थी एक तरीके से, इनके संपर्क में आए। ठीक है, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, भी अपन बोला जाता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में स्थापना की थी। ठीक है, बाद में ये किसके अंडर में आया था, ये बीएचयू के अंडर में आ गया था, और बीएचयू की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय साहब ने की थी, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। सेंट्रल काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल श्रेय इनको जाता है। आप देख सकते हो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और कम से कम 40 से 50 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, तो इतने बड़े लीडरशिप थे ये, है ना। हिंदी और संस्कृत में 30 से भी ज़्यादा लिखे भैया, इन्होंने लिखने में बहुत ज़्यादा मानते थे। और एक सोसाइटी थी उस टाइम पे, आपने सुना हो शायद, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी इसकी स्थापना का श्रेय जो भारत में जाता है वो एनी बेसेंट साहब को ही जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट को जाता है। अब इन्हीं से ये संपर्क में 1995 में इनके संपर्क में आई थी ये। ठीक है, ये आए थे एक्चुअली 1995 में, और उनसे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, फिर इनके दिशा निर्देशों पे चलने लगे थे। और थियोसॉफिकल का एक्चुअली कुछ नहीं मतलब है, ये मतलब है कि अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को अर्जित करना, अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को अर्जित आप कर सकते हो। ठीक है, ये था उनके। अब बाकी इनके बारे में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, समृद्ध शाह परिवार में जन्म हुए थे, क्योंकि इनके पिताजी बहुत ज़्यादा बड़े एक रेवेन्यूलिस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि साहूकार थे। ठीक है, 1887 में 18 वर्ष की आयु में भाई साहब ने एमए कर ली। आप कुछ सोचो, 16 वर्ष की आयु में तो इन्होंने बीए कर ली थी, उसके बाद 2 वर्ष की आयु में और खत्म करके एमए। 18 वर्ष में अपन सोचते नहीं कुछ ज़्यादा, 12वीं होती है अपनी, और इन भाई साहब ने एमए खत्म कर ली थी। 1890 से 98 तक ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मजिस्ट्रेट रहे थे। कोई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप बोलते हो ना कि बहुत बड़ी एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं, वो पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इस टाइप से। जैसे सीवी रमन के बारे में पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में, क्या कि उन्होंने जॉब कौन सी की थी, क्योंकि हम तो उनको जानते हैं साइंटिस्ट, लेकिन उन्होंने भैया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब की थी कम से कम 10 साल के लिए। ठीक है, सरकारी नौकरी करते थे। 1899 से ये 1914 तक सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक सदस्य और अवैतनिक मंत्री रहे, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, डॉक्टर भगवान दास हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में एक थे, बिल्कुल सही बात है। 1921 में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय, क्योंकि 1916 में क्या हो गया था, बीएचयू की स्थापना कर दी थी मदन मोहन मालवीय साहब ने। ठीक है, और इन्होंने 1921 में क्या किया, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, और बहुत टाइम तक 1940 तक उसके कुलपति भी रहे ये। ठीक है, और असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है, 1921 में, किंतु और इनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन 8 महीने के बाद ही इनको जेल से छोड़ दिया गया था। बाकी का टाइम इन्होंने अपने कॉलेज के अंदर ही जेल टाइप बिताया। 1955 में इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखो भारत रत्न क्यों किया गया, क्योंकि देखो इतने बड़े दार्शनिक थे ये, है ना, वो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे इनसे लोग। ठीक है, आपने बात की, अपन बात करें, ये बहुत पहले के लीडर हैं, तो बहुत सारे लीडर्स ने इनके बारे में पढ़ा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनके बारे में पढ़ा, तो काफ़ी लीडर्स ने इनके बारे में पढ़ के पता किया कि क्या एक्चुअली चीज़ें हैं। हिंदी और संस्कृत के लेख बहुत ज़्यादा लिखे, तो उसके उनके बारे में बहुत सारा बताया। संस्कृत का जो विलुप्त हो रहा था, उस विलुप्त वाली चीज़ को भी इन्होंने क्या किया, बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, संस्कृत में लिखना शुरू किया। अब गाइस इसके बारे में अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इनके दार्शनिक क्षेत्र के बारे में, नहीं तो अपन फिलोसफी में चले जाएंगे पूरा। इनकी फिलोसफी मैंने सिंपल एक वर्ड में आपको बता दी है, थियोसॉफिकल फिलोसफी थी। ये इनका कहना था, ज्ञान से आप भगवान को अर्जित कर सकते हो, ये इनका साफ साफ कहना था। ठीक है गाइज, मनोविज्ञान की इनकी बात कर सकते हैं अपन थोड़ा बहुत। ठीक है, मनोविज्ञान डॉक्टर भगवान दास का नाम आवेगों तथा रागवेद के पारंपरिक वर्गीकरण के स्मरण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रद्धा, स्नेह, दया का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह के आप देख सकते हो, ये इनके मनोविकारों के बारे में बता रखा है पूरा। बाकी इनके और भी बात करें तो धर्म विज्ञान के बारे में क्या बोलते थे, परमात्मा सबके हृदय में आत्मा के रूप में मौजूद है, ये बोलते थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म से आप उनको पा सकते हो, ये इनका बोला गया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे कुछ लाइनें खास इनकी, डॉक्टर भगवान दास ने सभी धर्मों के अनुयायियों को न समझी में भी समता दिखाई है। ठीक है, तो ये सब में समान भाव से देखते थे। मेरा मजहब सबसे अच्छा है, दूसरे मजहबों की जबरदस्ती से अपने मजहब में लाना चाहिए, यह अहंकार सब में देखा जाता है। यह नहीं समझते थे कि खास देश काल अवस्था के लिए बताए गए। अंत में डॉक्टर भगवान दास ने इस बात पर बल दिया कि आदमी की रूह इन सबों में सबसे बड़ी है। कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने, आत्मा सबसे बड़ी है। आदमियों ने ही मजहब की शक्ल समय समय पर बदली। आपको पता होगा पहले कि ये कोई कुल जातियाँ कुछ नहीं थी, ये केवल काम के आधार पर डिवाइड किया गया था पहले, और सब ने अपने फायदों के लिए इनका यूज़ करना शुरू किया, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो चलता रहता है। तो बुक्स बाय भगवान दास की बात करें तो श्री विक्रमचरित, परिजात सौरभम, दर्शन का प्रयोग, यश की धरोहर, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, श्रद्धांजलि और बीकानेर प्रत्यय,
ज़बरदस्त बुक की अभी बात की गई थी, 30 से ज़्यादा बुक लिखी इन्होंने हिंदी और संस्कृत के अंदर में, ठीक है। और ये थे डॉक्टर भगवान दास, अब इनके बारे में देख सकते हो। सो गाइस अब यहाँ पे एक कोट अपन कर लेते हैं किसका, विश्वेश्वरैया साहब का, नो वन पर्सन कैन शेप द लाइफ ऑफ अनदर, ठीक है, कोई किसी की अलग लाइफ को नहीं शेप कर सकता। योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ एंड हैव ए प्लान ऑफ योर लाइफ। गाइस प्लान करो, अपने बारे में सोचो, कोई तुम्हारी लाइफ बदलने नहीं आएगा, खुद कुछ करना पड़ेगा तो कुछ होगा। तो ऐसे थे हमारे ये 3 लीडर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सो गाइस मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपने पुराने लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट की तैयारी करो नहीं करो, डजंट मैटर, लेकिन क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इनको भारत रत्न क्यों मिला है, इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया है। क्योंकि कोई भी ग्रेट नहीं बन सकता अगर आपने किसी के बारे में नहीं पढ़ा हो, क्योंकि कोई ज्ञान ऊपर से डायरेक्ट नहीं आता है, आपको पहले किसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने विचारों को बनाना पड़ेगा। केवल न्यूज़ देख के अपने विचारों को बनाना बंद करें, ठीक है, केवल अच्छी अच्छी न्यूज़ पढ़ें, लिटरेचर्स पढ़े, साहित्य पढ़े, नोवेल पढ़े, वहाँ से आपको कुछ मिलेगा। और कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है तो रामायण पढ़े, भागवत कथा पढ़े, अपने उपनिषद पढ़े। गाइस उपनिषद में पूरा साइंटिफिक फैक्ट है, अपने उपनिषद पढ़े, अपने वेद पढ़े, उनसे आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा, ठीक है गाइस। सो गाइस ये थे हमारे आज का लेक्चर्स, इन 3 पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 3 नेक्स्ट और के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू गाइस।